एक समय था जब इंसान के लिए ब्रह्मांड बस आसमान में टिमटिमाते कुछ तारे हुआ करते थे। हम सोचते थे हमारी पृथ्वी ही सब कुछ है और उसके बाहर बस खालीपन है। फिर इंसान ने एक फैसला लिया। उसने एक मशीन बनाई और उसे उस अंधेरे की ओर भेज दिया जहां से कोई जवाब आने की उम्मीद नहीं थी। उस मशीन का नाम था वॉयजर। वॉयजर का काम सिर्फ उड़ना नहीं था, उसका काम था देखना और जो दिखे उसे इंसान तक पहुंचाना। उसने हमें बताया कि बृहस्पति एक शांत गोला नहीं बल्कि तूफानों से भरी एक बेहद खतरनाक दुनिया है। उसने दिखाया कि शनि के छल्ले सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बर्फ और चट्टानों की अनगिनत कहानियां अपने अंदर छुपाए हुए हैं। उसने यूरेनस की ठंडी अनसुनी दुनिया से हमें मिलवाया और नेपच्यून की उस नीली धरती से जहां हवाएं स्पीड में हर कल्पना को पीछे छोड़ देती है। वॉयजर ने हमारी सोच को बदला, हमें यह एहसास कराया कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी इसके बारे में जानने की चाह कितनी बड़ी है। लेकिन वॉयजर की सबसे बड़ी खोज कोई ग्रह नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी खोज यह थी कि हमारा सौरमंडल कहाँ खत्म होता है और उसके बाद क्या शुरू होता है। आज वॉयजर को धरती से उड़े 48 साल से भी ज्यादा हो चुका है और इस सफर के दौरान इसने जो भी देखा उसे आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए आपको समय में पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक के अंत में। नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। उनके अनुसार ग्रहों की गणना की गई जिसमें यह निकल कर आया कि हर 176 साल में एक बार ऐसा होता है कि सौरमंडल के जो बड़े ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सारे के सारे बहुत हद तक एक लाइन में आ जाते हैं। अब अगर कोई यान पृथ्वी से इन ग्रहों पर भेजा जाए तो एक लाइन में होने के कारण ये यान दूसरे ग्रह पर बड़ी आसानी के साथ जा सकता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे दूसरे ग्रह की ग्रेविटी अच्छी खासी मिल जाएगी और इससे यान का फ्यूल बचेगा और यान जल्दी से दूसरे ग्रह पर भी जा सकता है। लेकिन अगर ग्रह एक लाइन में ना हो तो किसी भी यान को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पर जाना और उसके बाद तीसरे ग्रह पर जाना लगभग नामुमकिन सा है। जब यह गणना की गई तो 1970 से लेकर 1980 के बीच चारों ग्रहों का यह महासंयोग बन रहा था और इसी वजह से 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से 2 यान रिलीज किए गए, वॉयजर 1 और वॉयजर 2। 20 अगस्त को वॉयजर 2 और 5 सितंबर को वॉयजर 1 को भेजा गया। वैसे आप सोच रहे होंगे कि वॉयजर 2 को पहले क्यों भेजा गया जबकि भेजना तो वॉयजर 1 को था। दोस्तों, नासा ने सबसे पहले वॉयजर 2 को इसलिए भेजा क्योंकि उसका रास्ता लंबा था और अगर कहीं गलती होती तो सुधार का समय मिल सकता था। वो एक तरह से टेस्ट रनर था। जब सब कुछ सही साबित हो गया तो बाद में वॉयजर 1 को छोड़ा गया, लेकिन इसे ज्यादा तेज, छोटे और जोखिम भरे रास्ते से होकर गुजारा गया। इन यानों के साथ एक डिस्क भेजी गई जिसका नाम द गोल्डन रिकॉर्ड था। इस 12 इंच की सोने की परत वाली तांबे की डिस्क में 115 तस्वीरें, विभिन्न प्राकृतिक ध्वनियां जैसे बारिश, हवा और ट्रेन, 55 भाषाओं में नमस्ते और मोजार्ट से लेकर चक बेरी तक का संगीत था। दोस्तों, इस डिस्क को इसमें भेजने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इस गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट मौजूद हैं और जाहिर सी बात है किसी न किसी ग्रह पर हम जैसे या हमसे अलग इंसान या हो सकता है कोई उन्नत सभ्यता हम लोगों के जैसा निवास कर रही हो। वो लोग भी शायद हम जैसा सोच रहे होंगे कि क्या कोई और भी है इस ब्रह्मांड में। यही सोचकर कि अगर ये यान किसी ऐसे ग्रह पर जाकर रुका या उस ग्रह के लोग इसे पकड़ पाए तो ये गोल्डन डिस्क उन्हें बता पाएगा कि हम कहां से आए हैं और हमारी बोलचाल कैसी है। हालांकि दोस्तों, इस गोल्डन डिस्क को भेजने को लेकर कई वैज्ञानिक इसके खिलाफ भी थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये डिस्क किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लगा जो खतरनाक हो तो वो पृथ्वी पर शायद आकर रहने की सोचेंगे और हो सकता है हम इंसानों का खात्मा भी कर दे। आज के दौर में जिन्हें हम एलियन कहते हैं, दरअसल वही किसी दूसरे ग्रह की उन्नत सभ्यता हो सकती है। फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, 1.5 साल के सफर के बाद 1979 के शुरुआती महीनों में वॉयजर 1 के कैमरों ने सौरमंडल के सबसे बड़े दानव बृहस्पति को देखना शुरू किया, जिसमें इस ग्रह का महान लाल धब्बा, जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है, उसे बहुत ही बारीकी से देखा। यह धब्बा कोई साधारण धब्बा नहीं था, बल्कि यह एक भयंकर तूफान था जो इस ग्रह पर लगभग 350 सालों से सक्रिय है, या हो सकता है ये इससे भी पुराना हो।
ये तूफान इतना बिगेस्ट है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 3 ग्रह समा सकते हैं। वॉयजर ने इस तूफान के भीतर बिजली के झटकों और बादलों के टकराने की आवाजें रेडियो तरंगों के रूप में दर्ज की। इसके बाद इसने बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन किया, जिसका नाम आयो था। वैज्ञानिकों को लगा था कि किसी भी ग्रह के चंद्रमा सिर्फ ठंडे और मरे हुए होते हैं, लेकिन वॉयजर ने आयो पर विशाल ज्वालामुखी फटते हुए देखा। इस चंद्रमा पर लावा के फव्वारे अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर ऊपर जा रहे थे। यह पहली बार था जब पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए। वॉयजर ने यूरोपा की बर्फीली सतह पर लंबी लंबी दरारें भी देखीं। यहीं से वह विचार पैदा हुआ कि क्या वहां पानी का समंदर या जीवन हो सकता है। बृहस्पति से गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा चुराकर वॉयजर 1 अब शनि की ओर बढ़ा और नवंबर 1980 में शनि के पास पहुंचा। शनि के छल्ले, जिन्हें हम धरती से ठोस पट्टियां समझते थे, वॉयजर ने उन्हें हजारों बारीक धागों जैसा दिखाया। ये बर्फ के अरबों टुकड़ों से बने थे, कुछ धूल के कण जितने छोटे तो कुछ पहाड़ जितने बड़े। यहाँ वॉयजर 1 के मिशन में एक बड़ा मोड़ आया। नासा शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन को करीब से देखना चाहता था, क्योंकि टाइटन सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना घना वायुमंडल है। वॉयजर 1 टाइटन के इतना करीब गया कि उसके गुरुत्वाकर्षण ने वॉयजर को सौरमंडल के समतल से ऊपर उछाल दिया। टाइटन के वायुमंडल की वजह से वॉयजर वोंट के कैमरे उसकी सतह नहीं देख पाए, लेकिन उसके डेटा ने बताया कि वहां मीथेन की नदियां और झीलें हो सकती हैं। इस खोज ने भविष्य का जो कसीनी मिशन था उसका रास्ता साफ कर दिया था। लेकिन इस करीब की यात्रा के कारण वॉयजर 1 ने यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा छोड़ दी और सीधे गहरे अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा। अब बचा वॉयजर 2, जो अकेला था। वह उस ठंडे और अंधेरे हिस्से की ओर जा रहा था जहां सूर्य की गर्मी खत्म होने लगती है। जनवरी 1986 में वॉयजर 2 यूरेनस ग्रह के पास पहुंचा। यहां पर इसने देखा कि यूरेनस अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है, यानी यह लुढ़कते हुए सूरज का चक्कर काट रहा है। वॉयजर 2 ने इसके पास से गुजरते हुए 10 नए चंद्रमा और 2 नए छल्ले खोज निकाले। यहाँ का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस था। यह एक बर्फीला ग्रह था जो पूरी तरह से शांत और नीला दिखाई दे रहा था। इसके बाद इसे अलविदा करने के बाद अगस्त 1989 में वॉयजर 2 नेपच्यून ग्रह पर पहुंचा। ये ग्रह हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है। यहाँ उसने इस ग्रह पर जुपिटर की ही तरह ग्रेट डार्क स्पॉट देखा। ये स्पॉट एक तूफान है जो इस ग्रह पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यह रफ्तार इतना होता है कि अगर आप इसमें चले गए तो सेकंडों में आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। इस तूफान का साइज हमारी पृथ्वी जितना बड़ा है। इसके बाद जब इसने नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन को देखा तो इसने सबको चौंका दिया। दरअसल नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन अपने ही ग्रह की दिशा के विपरीत घूम रहा था। वॉयजर ने वहां नाइट्रोजन के बर्फीले गीजर देखे। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा स्थान था। नेपच्यून को पार करने के बाद वॉयजर के मुख्य मिशन समाप्त हो चुके थे। कैमरे बंद होने वाले थे। लेकिन महान खगोल शास्त्री कार्ल सागन के मन में एक विचार आया। उन्होंने नासा से कहा, क्या हम वॉयजर को पीछे मोड़कर एक आखिरी बार अपने घर यानी पृथ्वी की तस्वीर ले सकते हैं? इसमें नासा ने कहा, हाँ जी बिल्कुल। दोस्तों, 6 अरब किलोमीटर की दूरी से वॉयजर ने सौरमंडल का एक फैमिली पोर्ट्रेट लिया। इसमें पृथ्वी केवल 0.12% पिक्सल की थी। एक छोटा सा धुंधला नीला बिंदु जिसे आप वीडियो में देख रहे हो, यह पृथ्वी की रियल इमेज है जिसे वॉयजर 2 ने अपने कैमरे में कैद किया था। इसके बाद वॉयजर 2 के कैमरे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। 1990 से 2012 तक वॉयजर यान खालीपन में चलता रहा। लोग उसे भूलने लगे थे, लेकिन वैज्ञानिक नहीं। वे इंतजार कर रहे थे उस क्षण का जब वॉयजर हीलियोपॉज को पार करेगा। अब ये हीलियोपॉज क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, सूरज लगातार सौर हवाएं यानी सोलर विंड्स छोड़ता है जो हमारे चारों ओर एक बुलबुला बनाती हैं। इस बुलबुले के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस यानी सितारों के बीच की जगह शुरू होती है। अगस्त 2012 में वॉयजर 1 ने महसूस किया कि सौर हवाओं का दबाव 0 हो गया है और बाहर से आने वाली कॉस्मिक किरणों की तीव्रता अचानक 40% बढ़ गई है। इस समय धरती के वैज्ञानिकों ने एक इतिहास रच दिया था, क्योंकि इंसान की बनाई पहली चीज सौरमंडल की सरहद पार कर गई थी।
इसके बाद नवंबर 2018 में वॉयजर 2 ने भी दूसरे रास्ते से इस सीमा को पार कर लिया। यहाँ हम कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो वॉयजर के सफर को रोमांचक बनाती हैं, जिसमें चुंबकीय विस्फोट है। वॉयजर ने सौरमंडल के किनारे पर चुंबकीय बुलबुले यानी मैग्नेटिक बबल्स देखे जो सौर हवाओं के आपस में टकराने से बनते हैं। यह एक विशाल फोम जैसा क्षेत्र है। दूसरा था इंटरस्टेलर सुनामी। वॉयजर 1 ने सौरमंडल के बाहर निकलते ही 3 प्लाज्मा सुनामी महसूस की। ये सूर्य से उठने वाले विशाल विस्फोटों की लहरें थीं जो अरबों किलोमीटर दूर तक पहुंची थी। तीसरा था शून्य का शोर। हालांकि अंतरिक्ष में आवाज नहीं होती, लेकिन वॉयजर के प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट ने इंटरस्टेलर गैसों की गुनगुनाहट रिकॉर्ड की। यह ब्रह्मांड का अपना संगीत है जो लगातार बज रहा है। आज दिसंबर 2025 में वॉयजर 1 पृथ्वी से लगभग 24.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी है कि अगर हम आज के समय के सबसे तेज विमान बोइंग 747 से इस यान तक पहुंचना चाहें तो हमें कम से कम 2740 साल लग जाएंगे। मतलब हमारी कई पीढ़ियां बीत जाएंगी और इसके बाद भी हम इसे छू नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आज भी 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये यान आज भी हमें कैसे डेटा भेज रहा है, थोड़ा उसे भी जान लेते हैं। वॉयजर का ट्रांसमीटर सिर्फ 20 वॉट का है, बिल्कुल एक हल्के बल्ब के बराबर। जब वह सिग्नल भेजता है तो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते वह इतना कमजोर हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की बैटरी के 1 अरबवें हिस्से के बराबर होता है। इसे पकड़ने के लिए नासा के डीप स्पेस नेटवर्क DSN के विशाल 70 मीटर के डिश एंटीना का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में एक चमत्कार देखने को मिला है। मई 2024 में अचानक वॉयजर 1 के कंप्यूटर ने एकदम कचरा डेटा भेजना शुरू कर दिया था। ऐसा लगा कि मिशन खत्म हो गया, लेकिन नासा के इंजीनियरों ने 47 साल पुराने कोड को डिकोड किया और 24 अरब किलोमीटर दूर एक सॉफ्टवेयर पैच भेजा। जैसे आपके स्मार्टफोन में कोई अपडेट भेजा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें सिग्नल को जाने और आने में कुल 45 घंटे लगे। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि इतनी दूरी पर होते हुए भी इसमें सफलतापूर्वक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और वॉयजर फिर से सही डेटा भेजने लगा। यह दिखाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। कई लोग सोचते हैं कि सौरमंडल की सीमा हेलियोपोज तक ही है, लेकिन नहीं। इसकी असली सीमा है ओर्ट क्लाउड, जो अरबों धूमकेतुओं का एक विशाल खोल है जो सूरज को घेरे हुए है। वॉयजर को ओर्ट क्लाउड के भीतरी किनारे तक पहुंचने में 300 साल लगेंगे और इस ओर्ट क्लाउड को पूरा पार करने में 30,000 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से वॉयजर यान अभी भी सूरज के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है। वॉयजर को शक्ति मिलती है प्लूटोनियम 238 के रेडियोधर्मी क्षय से। हर साल इसकी बिजली 4 वॉट कम हो रही है। 2025 से 2030 के बीच इसके एक एक करके सारे वैज्ञानिक उपकरण बंद करने पड़ेंगे। शायद 2032 तक वह अपना आखिरी सिग्नल भेजेगा। वह सिग्नल होगा अलविदा। उसके बाद वॉयजर एक मृत पत्थर की तरह अंतरिक्ष के समंदर में तैरता रहेगा, लेकिन वह मरेगा नहीं। चूंकि वहां हवा या जंग नहीं है, वह लाखों साल तक वैसा ही रहेगा। 40,000 साल बाद वह ग्लीस 445 तारे के पास से गुजरेगा और 2,96,000 साल बाद वॉयजर 2 सीरियस तारे के पास पहुंचेगा, जो आज भी हमारी पृथ्वी से देखने पर रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा नजर आता है। अरबों साल बाद जब सूरज एक रेड जायंट बनकर पृथ्वी को निगल चुका होगा और जब इंसानियत शायद धूल बन चुकी होगी, तब भी वॉयजर आकाशगंगा यानी मिल्की वे का चक्कर काट रहा होगा। वह हमारे अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण होगा। उस पर लगा गोल्डन रिकॉर्ड चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, यहां एक सभ्यता थी जिसने तारों तक पहुंचने का साहस किया था। हम यहां थे। दोस्तों, वॉयजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का एक हिस्सा है जो सितारों के बीच हमेशा के लिए अमर हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको सारे प्लैनेट के चंद्रमाओं के बारे में कुछ अजीब चीजें जाननी हो तो कमेंट में जरूर बताइए।